हेलो बास्टर टीमर्स, आज तारीख है 4 मई 2020। चलिए देख लेते हैं हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाएंगे। इसी स्लाइड में हम कार्टून देंगे कि कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन का अपडेटेड वर्जन आ गया है, ये अब इंस्टॉल होने वाला है। ये लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप तुरंत इस पर क्लिक करिए और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर नीचे एक मैसेज लिख करके आ रहा है कि यदि आप इसे अभी इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आज अर्धरात्रि के बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लॉकडाउन 3.0 आपके ऊपर लागू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाहो या न चाहो आपको लॉकडाउन 3.0 वर्जन में जीना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं स्माइली फेस के साथ। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं, हम वो पहले देख लेते हैं। आज की डेट में हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो ये वाला है, पैंडेमिक विदाउट बॉर्डर्स साउथ एशियन इवोल्यूशन। बात क्या कर रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्री के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि साउथ एशियन वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 1/4 दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग यहीं पर रहते हैं। अगर आज की डेट पे अगर साउथ एशियन नेशन कोऑर्डिनेट होकर के अगर कोविड-19 से फाइट नहीं करते हैं तो पिछले 50 वर्षों में हमने जो इतनी मेहनत की है गरीबी को दूर करने के लिए, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं करे वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे। उस गरीबी का कोई लेना देना वो उन सारे एफर्ट्स का, उन सारे प्रयासों का कोई लेना देना होगा नहीं। आगे कहते हैं राइटर कि जिस प्रकार से अदर कंट्रीज़ यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अदर हर जगह पे स्लो डाउन आया हुआ है, हर जगह इकोनॉमी की क्राइसिस आई हुई है और हर कोई जहाँ जहाँ जिसने जिसने जैसे जैसे मौका पाया वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गई है। लेकिन अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो फॉर्मली यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है। मीन एक व्यक्ति पूरे कंट्री पर शासन नहीं करता है इन मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ में। फिर एग्जांपल देते हैं, कहते हैं इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। कह रहे ये सारे कह रहे ये जितने जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ना कि डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती है। और इन सभी कंट्रीज़ में इंडिया सबसे ज़्यादा स्पेशल है। इंडिया स्पेशल इन दैट सेंस से है कि ये कहते हैं कि हम गांधी की फ़िलॉसफी को मानते हैं, हम गांधी के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो गांधी जी क्या क्या चाहते थे कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे। मीन ग्राउंड लेवल पर जो पंचायतें होती हैं, जो गवर्नेंस होता है, हमें उस लेवल पे काम करना चाहिए, ऐसा हमारे गांधी जी कहते थे। गांधी जी हमेशा देसी के बारे में बात करते थे कि हमें हमेशा अपने अपने हाथ से बनाया हुआ कपड़ा, अपने हाथ से बनाया हुआ मीन सेल्फ डिपेंडेंट होने की वो बात करते थे। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया स्पेशल है। इंडिया चूँकि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का दावा करता है तो इसलिए उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया चाइना के पद चिन्हों पर चल रहा है। चाइना ने जिस तरह से कोरोना वायरस से डील करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से काम किया था, उसी तरह से इंडिया भी सेंट्रलाइज होकर के काम कर रहा है। सेंट्रलाइज होकर के काम करने का मतलब यह है कि एक केवल सारे डिसीजन केंद्र ले रहा है। मीन ग्राउंड लेवल पर पंचायतों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस तरह से चीन क्या करता था कि चीन की तरफ से एक गाइडलाइन आ जाती थी, उसी को ग्राउंड लेवल पर उसे इम्प्लीमेंट करना होता था। तो सेम वैसा इंडिया भी कर रहा है। कहीं इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर राइटर आगे बात करते हैं कि इंडिया के पास और भी इस समय अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है खुद को साउथ एशियन स्टेट में खुद को अलग दिखाने का, खुद को लोग और अदर कंट्रीज से अलग रखने का यहाँ पर इसके पास मौका है। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, करें इन सभी ने किया क्या है, मौका पाया है और जो इनके पास प्रिजनर्स रखे हुए थे उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर बोल करके उन्हें छोड़ दिया है और किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उनके अगेंस्ट में, जो इस समय वायलेंट कर रहे हैं या फिर इससे पहले जिन्होंने अपराध किया हुआ था उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। ये बात राइटर कहते हैं। राइटर फिर आगे कहते हैं कि इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। करें इंडिया को अपने रोटी कपड़ा और मकान वाले स्लोगन से बाहर आना चाहिए। इंडिया
के पास जो सॉफ्ट पावर है करे उससे उसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं करे उनका इतना पोटेंशियल नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि इसकी बातों को सुना जाए। आज इंडिया एस्पायरिंग कंट्रीज़ में से आता है, वो एक सुपर पावर की के होड़ में है, सुपर पावर की रेस में है, तो उसकी बातों को सुना जाएगा। तो इंडिया और क्या कर सकता है, अपने इस अवसर का लाभ उठा करके यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इस कोरोना वायरस के डिस्कशन पर हिस्सा ले सकता है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इसमें इस वुहान वायरस के ऊपर जांच करने की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से इंडिया को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइटर आगे कहते हैं कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जिस प्रकार से मदद करनी है, जिस प्रकार से कंट्रीब्यूशन देना है, कर इंडिया को करना चाहिए। और इंडिया को एक और अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अपने नेबरिंग स्टेट को कोऑर्डिनेशन के साथ उनका व्यू, उनका ओपिनियन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के जाना चाहिए, जिससे इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या होगी, बढ़ेगी, ना कि घटेगी। और अगर कोरोना वायरस से, अगर इस प्रकार के पैंडेमिक से अगर हमें डील करना है, अगर हमें इससे फर्दर इन फ्यूचर भी अगर इस प्रकार के वायरस से लड़ना है, तो इंडिया को अपनी ना केवल सॉफ्ट स्किल बल्कि हार्ड स्किल को भी इम्प्रूव करना होगा। हार्ड स्किल का मीन ये है कि हार्ड पावर क्या होती है, हार्ड पावर इन दैट सेंस कि आपके पास मिलिट्री, आपकी बातों को सुना जाए, आपको वैल्यू दिया जाए। तो इस प्रकार मीन एक प्रकार जितनी भी मिलिट्रीज पावर होती हैं उससे हार्ड पावर के रूप में गिना जाता है। तो इंडिया दोनों ही फॉर्म में, दोनों ही पाथ पे बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है, तो इसलिए इसकी बातें सुनी जाएंगी। इसलिए इंडिया को अपने साउथ एशियन स्टेट में इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए एक लीडरशिप रोल निभाना चाहिए और अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का यूज़ करते हुए, अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए इस कोरोना वायरस पर इंटरनेशनल लेवल पर जा करके इस पर डिस्कशन करना चाहिए, जो अभी डिस्कशन नहीं हो रहा। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, बात इसमें किया जाता है कि इंडिया में डिजीज़ तो बहुत ढेर सारी हैं, बीमारियां तो बहुत ढेर सारी हैं, लोग पहले भी मर रहे थे, पहले भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स तो थी। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हज़ारों लोग आज भी मर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद से जो इमरजेंसीज, जो आईसीयू के जो पेशेंट हैं, केवल या तो उनका केयर किया जा रहा, या अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केवल उनका केयर किया जा रहा। लेकिन जो ओपीडी से रिलेटेड केसेस हैं उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि ओपीडी से, और जो न्यूरो की प्रॉब्लम होती थी, बेसिकली ओल्ड एज लोगों को न्यूरो की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो न्यूरो केसेस तो बिल्कुल से उनकी तो ओपीडी बिल्कुल से बंद है। अगर वो जब तक कि वो आईसीयू में भर्ती होने के लायक नहीं होते, बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन नहीं बन जाती, तब तक तो उनका इलाज ही नहीं हो रहा। इस समय जो गरीब तबका है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते थे, उनका मेडिकल को एक्सेस करने का केवल एक ही तरीका होता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टरों की फ़ीस तो वो दे नहीं सकते हैं। तो आज की डेट पे चूँकि जितना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोरोना वायरस से लड़ने में जुट गया है, तो एक लंबे समय से जो इनकी बेसिक नीड हुआ करती थी, कह रहे वो भी पूरी नहीं हो रही है। और ज़्यादा तक जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लाइक डायबिटीज़ के केसेस हो गए, बीपी के केसेस हो गए, कह रहे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम भी ओपीडी में ना ही सुने जा रहे हैं और ना ही देखे जा रहे हैं। फीवर्स हो गए, टीबी हो गया, इवन इन सब केसेस में ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कह रहे इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती है। और कोरोना वायरस का आना ये एक सिग्नल है, ये इंडिया को और इंडिया जैसी अदर कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक सिग्नल है कि आप अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लो, क्योंकि अगर कोई एक वायरस अगर आ जाता है तो आप सारी इसेंशियल चीज़ों को छोड़ करके केवल आप उससे फाइट करने में जुट जाते हो। कह रहे हैं कि आज भी 1200 लोग तो रोज़ उस प्रकार के डिजीज़ से मारे जाते हैं जो कि सीजनल डिजीज़ होती हैं। कोरोना वायरस तो फिर भी 1000 लोगों को नहीं मार रहा, लेकिन जो यूजुअल डिजीज़ हैं उससे भी तो लोग मर रहे हैं, बट उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनकी कोई केयर नहीं कर रहा, और कोरोना वायरस की वजह से कोई बहुत क्लोज नहीं आना चाह रहा, राइट। तो राइटर इसी पर ध्यान देते हैं, कहते हैं आपको अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ना कि कोविड-19 के टाइम पे बल्कि कोविड-19 टाइम के बाद भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए और इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो है लॉकडाउन 3.0 के रिगार्डिंग। अब लॉकडाउन 3.0 में बात क्या करते हैं कि हमें लॉकडाउन अचानक से हटाना नहीं चाहिए था और हटाना भी नहीं चाहिए इवन ग्रीन जोन में।
केरला का एग्जांपल देते हैं कि केरला में तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कटेल हो चुकी है, काफ़ी हद तक उन्होंने इसे नियंत्रण में रखा है। लेकिन आज भी वो जिस किसी भी बिजनेस को रिलीज़ कर रहे हैं, जिस किसी भी बिजनेस को ओपन करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का और प्रॉपर यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सजेस्ट सेंट्रल को भी करते हैं, कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और हमें वन बाय वन करके जो इसेंशियल चीज़ें हैं पहले उसे, फिर नॉन इसेंशियल चीज़ों को हमें रिलीज़ करना चाहिए। ये वाला आर्टिकल में यही बात करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है कि कहते हैं कि पूरे स्टेट में अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट में आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस नीचे से चौथा है। तो राइटर इसी पर संदेह व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि यदि किसी स्टेट में नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है कोरोना वायरस से, क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है, प्रॉपर ट्रेसिंग हो रही है और जो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, कह रहे हैं उनका पता लगाया जा पा रहा है। नंबर ऑफ केसेस का निकल के आना तो यही इंगित करता है। लेकिन अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ केसेस कम है और लोग मर ज़्यादा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उन लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे हो जिनको इन्फेक्शन हुआ है। आपको पता केवल तब चल पा रहा है जब उनमें से कोई ना कोई मर जा रहा है। कह रहे हैं ये मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 13.35 मॉर्टेलिटी रेट है। 13% लोगों का इस प्रकार से मर जाना, जितने जितने केसेस हैं, कह रहे हैं ये साधारण बात नहीं है। जबकि यूजुअल इसका मॉर्टेलिटी रेट क्या है, 2 to 3 है, मतलब 2 से 3% लोग ही मर रहे हैं इस कोरोना वायरस से। लेकिन आपके यहाँ इस प्रकार से एक्सपेंड करना, इस प्रकार से नंबर डिजिट करना, ये दिखाता है कि आप केसेस को हाइड कर रहे हो, आप केसेस को छिपा रहे हो। या तो आप टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हो, या तो आप बताना नहीं चाह रहे हो कि हमारे यहाँ इतने नंबर ऑफ केसेस हैं। और फ्राइडे कहते हैं कि ये तो अच्छी बात होती है कि अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं तो आपको उसे कर्टेन करने में, आपको कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कितने लोग आपके यहाँ इन्फेक्टेड है और आप प्री प्लानिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं तो आप प्री प्लानिंग नहीं कर पाते हो, आप फिर बेड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप टेम्परेरी हॉस्पिटल नहीं बना पाओगे, आप डिमांड नहीं कर पाओगे कि आपको कितनी मेडिसिन और आपको कितने इक्विपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोरोना वायरस अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा तब तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जब कोरोना वायरस का असर दिखता है तो 2 ही 3 दिन में तो इंसान मरने लगता है अगर उसका केस सीवियर हो जाता है। तो कह रहे हैं उसमें आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके सिम्टम नहीं दिख रहे होते हैं, कह रहे हैं तभी आपको उसे टेस्ट करना होगा, उसे तुरंत टेस्ट करके क्वारंटाइन करके फिर उसका इलाज करना होगा। तभी तो इसका इलाज है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन और इसका कोई ट्रीटमेंट तो अभी अवेलेबल है नहीं। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है केवल वही इससे क्योर हो पा रहा है। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, माइग्रेंट वर्कर की रिगार्डिंग की बात करते हैं कि कुछ माइग्रेंट वर्कर थे जो अपने जो पैदल ही चल दिए थे अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी से अपने गांवों की ओर। कुछ लोग तो डिहाइड्रेशन से मर गए, कुछ लोग हाई बीपी से, कुछ लोग अपनी बीमारियों से मर गए। कह रहे हैं कोरोना वायरस ने उनको मारा नहीं, उनको तो लॉकडाउन ने मारा। कह रहे लॉकडाउन की वजह से उनके पास अनसर्टनिटीज़ थी, उनके पास खाने की प्रॉब्लम थी। वो इस सोच में कि घर पहुंच जाएंगे तो जिंदा वहाँ पे रहेंगे, बट ऑन द वे ही वो मर जाते हैं। कह रहे जो गवर्नमेंट जहाँ पर वो कंट्रीब्यूशन दे रहा था, अगर कहीं पर मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा था तो उस कंपनी के वेल्थ में उस मजदूर का बहुत योगदान था। और ऐसी विषम परिस्थिति में जब पूरी ह्यूमैनिटी पर क्राइसिस आई है तो उस कंपनी का उस मजदूर का साथ न देना, कह रहे ये इनह्यूमन बात होती है। और वो तो कंपनी, लेकिन अगर वो स्टेट भी अगर प्रॉपर केयर नहीं करता है उस मजदूर की, जहाँ की जीडीपी में और जहाँ के वेल्थ में वो पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि एक मजदूर जब काम करता है तो तभी तो वहाँ की इंडस्ट्री वहाँ प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। जब इंडस्ट्री प्रॉपर फंक्शन करती है तभी तो आप टैक्स वसूल पाते हो और तभी तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन आपका इस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर जो पर्सन काम कर रहा है आप उसकी केयर नहीं करते हो और वो ऑन द वे ही मर जाता है। कह रहे हैं इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और जितने लोग अपने घर तक पहुंच भी गए हैं
उनके पास नंबर ऑफ केसेस मीन कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हैं, इसके इसके केसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन वो चूंकि इस पूरी जर्नी में इतनी तबीयत उनकी ख़राब हो गई है कि वो वहाँ पे अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और वो चूंकि लॉकडाउन होने की वजह से इसेंशियल चीज़ें उन्हें मिल नहीं पा रही हैं, तो वो और भी ज़्यादा सर्वाइव कर जा रहे हैं। कह रहे हैं ये पूरी तरह से इनह्यूमन है। कह रहे हैं कि जो मार्जिनल पे हैं, जो गरीब हैं, एक 35 करोड़ की आबादी गरीबी में जीती है। कह रहे हैं कि उनके लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एसी में बैठ करके आप उनके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो पूरी तरह से सिक्योरिटी में बैठे हो, आप तो पूरी तरह से सारी फैसिलिटीज़ का एडवांटेज ले रहे हो, आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके उनके साथ क्या, जो गरीबी में जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे, उनका तो रोजगार छिन गया है। कह ग्राउंड लेवल पर जो आप बोलते हो कि हमारे पास इतना खाद्यान्न है, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर उन तक पहुंच नहीं रही हैं। कह रहे हैं आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर ये क्राइसिस अलग अलग रूप ले लेगा। कह रहे हैं आप तो, अब कोरोना वायरस को मान लो एक बार रोक भी पाओगे, फिर अब भुखमरी को आप नहीं रोक पाओगे, और इस प्रकार के माल न्यूट्रिशन से के नंबर ऑफ केसेस ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी गुडविल खराब होगी, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह में इंडिया की वैल्यू और भी ज़्यादा गिर सकती है। राइट, तो सुपर पावर बनने के लिए हमें इन इसेंशियल चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। इसमें आर्टिकल यही बात करते हैं। जो ये वाला आर्टिकल है, बेसिकली हमारे जैसे रीडर्स होते हैं वो द हिंदू कुछ लिखते हैं, तो ये वही चीज़ है। ये एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो ब्रिक्स का कंबाइंड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स कोविड-19 है। कोविड-19 से डील तो हर कोई कर रहा है, हर किसी कंट्री की अपनी एक विशेषता है। जैसे चाइना कर क्या रहा है, चाइना इस समय हर किसी को मास्क सप्लाई कर रहा है। ठीक, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, टेस्टिंग किट हो गया, ये चाइना सप्लाई कर रहा है। चाइना क्या है, चाइना ब्रिक्स का पार्ट है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। एक बात बताइए, क्या सारी की सारी ब्रिक्स कंट्रीज G20 कंट्रीज़ का पार्ट हैं या नहीं हैं? हैं, सारी ब्रिक्स कंट्रीज़ G20 कंट्रीज़ का भी पार्ट हैं। राइट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ में अगर हम रसिया की बात करें, कि रसिया और अमेरिका का बिल्कुल बनता नहीं है, लेकिन स्टिल रसिया ने किया क्या कि हेल्थ सप्लीमेंट अमेरिका न्यूयॉर्क तक पहुंचाया। 35 टन के आसपास इसेंशियल चीज़ों को अमेरिका तक पहुंचाता है। फिर इंडिया की बात होती है, कह रहे इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बहुत स्ट्रांग है, हमारी फार्मेसी बहुत स्ट्रांग है, हम मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में मीन इवन वर्ल्ड लेवल पर हमारा नाम आता है, और हमारी मेडिसिन सबसे सस्ती होती हैं। इवन हमारी मेडिसिन को तो मीन WHO हो गया और यूनाइटेड नेशन मीन अपर लेवल पर जहाँ पर हेल्थ क्राइसिस होती है, ज़्यादातर हमारी जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो अफ्रीका में बिकती है, और नॉन जेनरिक मेडिसिन क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज़ जो हाई क्वालिटी की मेडिसिन बना तो लेती हैं, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाती है। लेकिन हमारी जो कंट्रीज़, हमारी कंट्री में जो फार्मेसीज़ हैं, कह रहे हैं वो जेनरिक मेडिसिन और जो अदर मेडिसिन को भी इतना सस्ता बनाती हैं कि पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़ उसे यूज़ करती है। कह रहे हैं कि इंडिया के पास कह रहे हैं ये गुड पावर है जो कि ब्रिक्स कंट्री का पार्ट है। फिर थर्ड थिंग की बात करते हैं कि चाइना के बारे में हम बात कर चुके हैं कि उसके पास ग्लव्स है, उसके पास हेल्थिंग किट है। फिर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, कह रहे साउथ अफ्रीका के पास अपने इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कह रहे हैं वो उस नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पर जो हाइजीनिक चीज़ें होती हैं, जो सैनिटाइजर के प्रोडक्ट हो गए, कह रहे हैं वो डेवलप करती हैं। कह रहे अगर कंबाइंड अगर बात की जाए, अगर पूरे ब्रिक्स कंट्रीज़ को अगर एक पूल में डिज़ाइन कर लिया जाए, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिल करके न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन चाइना को और $1 बिलियन इंडिया को देने का प्रॉमिस किया हुआ है, और उसके पास स्टिल $10 बिलियन अभी भी सरप्लस में है, जो अदर कंट्रीज़ को वो सरप्लस में दे सकती है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। फिर राइटर आगे कहते क्या हैं कि हमारी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, इनके पास इंडिविजुअल लेवल पर इतनी विशेषताएं हैं, अगर इन सारी कंट्रीज़ को अगर एक साथ ले लें, केवल ब्राज़ील को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि ब्राज़ील खुद से सर्वाइव कर रहा है, उसके पास अपनी खुद की उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर ब्राज़ील को छोड़ दें तो रसिया, चाइना, इंडिया, कह रहे हैं ये जो साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज़ हैं, कह रहे हैं इनके पास इंडिविजुअल लेवल पर एक्सपर्टीज़ हैं।
लेकिन अगर हम इन सभी को मिला दें तो ब्रिक्स एक कंबाइंड रूप से एक अगर पूल का निर्माण करें तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक सुप्रीम क्वालिटी का हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है और इसकी गुडविल भी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। जिस प्रकार से नाटो का, जिस प्रकार से G7 कंट्रीज़ का नाम है, उस प्रकार से ब्रिक्स कंट्रीज़ का भी नाम होगा। यह राइटर इसमें बात करते हैं। तो आज के डेट पे जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, हमने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।